नमस्कार बच्चों। हम रंगाई और छपाई पढ़ रहे हैं। मैं आपको कुछ विभिन्न प्रकार की रंगाई बता चुकी हूँ। उसके अलावा और बता रही हूँ विभिन्न प्रकार की रंगाई। रंगाई की क्रिया संपूर्ण वस्त्र को रंग में घोल कर के ही की जाती है और अधिकतर जो है वस्त्रों की रंगाई इसी विधि से की जाती है। छपाई के पूर्व वस्त्र पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए भी इस विधि से रंगाई की जाती है कि पृष्ठभूमि अगर हमें तैयार करनी है वस्त्र की, तब भी रंगाई इसी विधि से की जाती है। रंगाई की इस विधि में कुछ थोड़े बहुत परिवर्तन लाकर रंग में विविधता और विभिन्नता लाई जा सकती है। तरह तरह की रंगाई करने के लिए अलग अलग विधियाँ उपयोग में लाई जाती हैं। किसी में वस्त्र पर नमूने के अनुसार बांध कर रखा जाता है और किसी में मोम की परत लगा करके फिर उसे चटका करके रंगों को और वस्त्र को रंगा जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रॉस डाइंग। क्रॉस डाइंग में से रंगाई करके वस्त्र की सौंदर्य की वृद्धि की जाती है। क्रॉस डाइंग में जो वस्त्र रंगे जाते हैं उन्हें 2 या 2 से अधिक प्रकार के रेशों से मिलाकर बनाया जाता है। समस्त वस्त्र की एक रंग में डुबो दिया जाता है और ऐसे करने से अलग अलग रेशे के अलग अलग शेड अलग अलग प्रकार का रंग पकड़ लेते हैं। ऐसा भी होता है कि एक रेशा रंग पकड़ता है और दूसरा बिल्कुल रंगहीन रह सकता है। इस विधि से रंगाई करने के समय कभी कभी 2 प्रकार से बचे हुए धागों को एक ही रंग में डाला जाता है, तो एक रंग ले लेता है और दूसरा रंग नहीं लेता, या दोनों के शेड भी अलग हो सकते हैं कि एक हल्का लेता है और एक गहरा लेता है। इस प्रकार एक ही वस्त्र को विविध रंगों का तथा बहुरंगी बनाने के लिए उन्हें सुंदर आकर्षक रूप प्रदान किया जा सकता है क्रॉस ड्राइंग के द्वारा। मिश्रित रेशों से बने हुए जो वस्त्र होते हैं उनको भी कभी कभी अलग रंगों में एक के बाद एक डाला जा सकता है और ऐसा करने से पृथक वर्ग के जो रेशे होते हैं अपने ही समान जो रंग पकड़ लेते हैं और दूसरे वाले अप्रभावित रह जाते हैं। दूसरी बार में इसके विपरीत क्रिया हो सकती है। इस प्रकार विधि से रंग कर वस्त्रों की सजावट की जा सकती है। दूसरा है बांध करके रंगना। वस्त्र पर अंकित नमूनों पर हम अंकित नमूने जो होते हैं उनको कस करके बांध दिया जाता है। ऐसे पदार्थ के द्वारा बांध दिया जाता है जिससे कि रंग उस स्थान पर नहीं चढ़ता है। इसको रेजिस्ट डाई भी कह सकते हैं और शेष स्थान पर रंग चढ़ जाता है। इन नमूनों को रंगों के अनुसार बांध करके बहुरंगी भी बनाया जा सकता है। इस विधि से सुंदर और आकर्षक नमूने वस्त्र के ऊपर बनाए जा सकते हैं। बांध कर रखने की कला हमारे जैसे बांधनी कला में भारत में बहुत प्राचीन है। बांधनी काठियावाड़ और राजस्थान में इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है दोनों जगह। गुजरात का पटोला, जयपुर की रंग बिरंगी चुनरी इस कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। तीसरा आता है बाटिक। इस विधि से जो वस्त्रों की रंगाई की जाती है इसमें कुछ स्थानों को रंग से बचाने का प्रबंध किया जाता है। इसके लिए वस्त्र के ऊपर डिज़ाइन के अनुसार मोम पिघला करके लगाई जाती है, उसकी तह जमा दी जाती है और सूखने के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। जब मोम सूखता है तो वो कई कई जगह से अलग अलग तरह से चटक जाता है। तत्पश्चात हम इसको रंग में डुबो देते हैं सीधा ही, और जिससे चटके हुए स्थानों पर रंग प्रवेश कर जाता है और मोम को बाद में गर्म पानी से हटा दिया जाता है। इस विधि को दोहराने से नमूनों को बहुरंगी भी बनाया जा सकता है कि हम हल्के से गहरे के रंग की तरफ बढ़ते हुए और इस विधि को हम दोहराएं तो कई रंग में वह डिज़ाइन बन सकती है। हर बार मोम के चटकने का तरीका भी अलग होता है, तो नमूने बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखाई पड़ते हैं। बाटिक रंगाई की एक और विधि है जिसमें वस्त्र पर नमूने बना लिए जाते हैं। इन नमूनों के अनुसार जिस स्थान को रंग विहीन रखना है उस पर पिघले मोम की तरह ब्रश जमा दी जाती है। संपूर्ण वस्त्र को रंग में डुबो देते हैं और जिससे वो बाकी स्थान तो रंग जाता है और जहाँ मोम लगा है वहाँ नहीं रंगता, तो उसके कारण से शेष जो मोम लगा हुआ स्थान होता है वो
रंग विहीन रह जाता है। इस प्रकार वस्त्र पर सुंदर नमूने उभारे जा सकते हैं। इन्हें भी इस विधि को दोहराने से और कई बहुरंगी नमूने तैयार किए जा सकते हैं। उसके बाद आता है छपाई। छपाई की क्रिया जो है वो इसलिए की जाती है कि रंग के ऊपर सज्जा उसकी की जा सके। इस प्रकार परिसज्जा करने से संपूर्ण वस्त्र को रंग में नहीं डुबोया जाता है, बल्कि रंगों को ही निश्चित आकार और आकृति के नमूने के अनुरूप वस्त्र पर छापा जाता है। नमूने का जो स्वरूप पहले से निश्चित कर लिया जाता है। इन्हें किसी लकड़ी के टुकड़े आदि पर काट छाँट करके बनाया जाता है। डिज़ाइन खुदे ठप्पों को रंग में डुबोकर वस्त्र के ऊपर लगाया जाता है। ठप्पों को हाथों से कसकर दबा दिया जाता है, जिससे नमूने वस्त्र पर अंकित हो जाते हैं। पहले के समय में ठप्पे नहीं हुआ करते थे, तब लोग पेड़ पौधों के सूखे हुए शेष जो अंश होते थे, जैसे पत्ती है, फूल है, तो उनके सूखे हुए जो अंश होते थे उनका उपयोग करते थे। इन पर जो नमूने रहते थे वे प्राकृतिक थे और लेकिन एक बनाने के पश्चात वो नष्ट हो जाते थे, उसके द्वारा दूसरा नमूना नहीं बनाया जा सकता था। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए उन्हीं प्राकृतिक नमूनों को लकड़ी के ठप्पे उनके द्वारा तैयार किए गए। उनके गहराइयों को काट करके नमूने बनाए गए और उभरे भाग पर ही वस्त्र छपते हैं। बहुरंगी छपाई के लिए रंग की संख्या के अनुसार ठप्पों के नंबर रखे जाते हैं। जिन रंगों से जो स्थान भरना होता है उनके ठप्पे उसी स्थान पर उभरा हुआ भाग रहता है। इस प्रकार ठप्पों के द्वारा छपाई की रीति जो है वो भारत में बहुत पुरानी है। इस विधि से छपाई करने में हाथों के काम की आवश्यकता होती है, अतः शारीरिक श्रम के कारण उत्पादन का परिणाम कम मिलता है। आधुनिक युग में यह चीज़ जो है वो मशीनों के द्वारा भी प्रचलित हो सकती है, लेकिन छपाई की मशीन में जो छपाई की विधि का आधार ठप्पे ही हैं, परंतु यांत्रिक छपाई में नमूने लकड़ी के छोटे टुकड़ों पर नहीं रहते हैं, बल्कि बड़े बड़े रोलरों के ऊपर खुदे हुए रहते हैं। उसके बाद आता है ब्लॉक प्रिंटिंग। विभिन्न हैं इसके। पहला है ब्लॉक प्रिंटिंग। जैसा कि अभी ये वर्णन आपको पूरा ब्लॉक प्रिंटिंग का ही किया गया है। ठप्पों की छपाई ब्लॉक प्रिंटिंग कहलाती है और बहुत ही उत्तम और बहुत ही सुंदर आकर्षक नमूने इनके द्वारा तैयार किए जाते हैं। और जयपुर में तो ये छपाई बहुत ज़्यादा की जाती है। इसमें बहुत ये प्रसिद्ध है जयपुर में, इसके द्वारा जयपुर में की गई इसकी छपाई। और जयपुर में जो छपाई की जाती है वह विदेशों तक जाती है। दूसरा है रोलर प्रिंटिंग। मशीनों की छपाई जो है सेम ब्लॉक प्रिंटिंग जो हम कर रहे हैं इसके स्थान पर रोलर्स, इनके ठप्पों के जैसे रोलर्स तैयार किए जाते हैं। नमूने अंकित रोलर्स होते हैं वो, और इस विधि को रोलर प्रिंटिंग कहते हैं। इनसे वस्त्र शीघ्रता से और कम समय में अधिक मात्रा में छपते हैं। कई नमूने जो हैं वो रोलर्स के ऊपर अंकित रहते हैं। भिन्न भिन्न रंगों के लिए अलग अलग रोलर का उपयोग किया जाता है। मशीनें बिजली से चलने वाली होती हैं, अतः प्रति घंटे के अंदर हजारों मीटर वस्त्र छप जाते हैं। वास्तव में रोलर प्रिंटिंग ब्लॉक प्रिंटिंग का ही एक प्रतिरूप है, लेकिन दोनों में अंतर यही है कि ब्लॉक प्रिंटिंग हाथ से की जाती है और छोटे स्थान पर होती है, और रोलर प्रिंटिंग मशीनों के द्वारा की जाती है। उसके बाद है डुप्ले प्रिंटिंग। इस विधि से जो वस्त्र तैयार किए जाते हैं वो इसके अंदर इस विधि से जो वस्त्र छापने की क्रिया जो होती है वो दोनों और वस्त्र के ऊपर एक साथ ही की जाती है। इससे छपाई का सौंदर्य बहुत अधिक बढ़ जाता है और इस प्रकार से नज़र आता है कपड़ा कि जैसे बुनाई में ही हमने डिज़ाइन को जो है वो बुन दिया है। तो इतने सुंदर इसके नमूने छपते हैं। डुप्ले प्रिंटिंग में छपाई की जो प्रक्रिया है वो दोनों तरफ होती है। डुप्ले प्रिंटिंग भी मशीन के द्वारा होती है, परंतु रोलर की व्यवस्था में कुछ
इधर उधर हो सकता है, इसलिए रोलर प्रिंटिंग नहीं की जाती है। उसके बाद आता है ब्लॉच प्रिंटिंग। इस प्रकार की प्रिंटिंग में जो है नमूने तो छाप लिए जाते हैं, साथ ही शेष खाली स्थान पर भी एक रंग पृष्ठभूमि के रूप में छपाई की विधि की जाती है। इस खाली स्थान पर भी रंग भरा जाता है, अर्थात ब्लॉच प्रिंटिंग में नमूने और पृष्ठभूमि एक साथ ही छपते हैं। उसके पश्चात आता है निस्सरण छपाई। एक्सट्रैक्ट प्रिंटिंग भी इसको हम कहते हैं। पहले तो पूरे कपड़े को एक पीस डाइंग या टुकड़े डाइंग की तरह पूरा रंग लिया जाता है और उसके पश्चात नमूने के अनुरूप ब्लीच लगा करके और उस जगह का कलर जो है वो डिज़ाइन के अनुसार खींच लिया जाता है। तो उस स्थान पर नमूना जो है वो रंग विहीन हो जाता है और बहुत सुंदर दिखाई देता है। और इसके लिए अधिकतर जिंक ऑक्साइड जो पेस्ट है उसका उपयोग किया जाता है। एक्सट्रैक्ट का अर्थ होता है निकाल लेना। तो कलर पूरा कर दिया जाता है कपड़े को, उसके पश्चात डिज़ाइन के अनुसार उस स्थान से कलर निकाल लिया जाता है। उसके पश्चात आता है अवरोधक प्रिंटिंग। इस विधि से छपाई का अपना एक अलग ही तरीका होता है कि इसमें उस स्थान को ऐसे अवरोधक पदार्थ से ढक दिया जाता है कि उस स्थान को रंग से हम बचा लें। तो अवरोधक पदार्थ लगाने का काम भी रोलर के द्वारा ही किया जाता है। जब नमूनों के अनुसार अवरोधक पदार्थ वस्त्र पर जम जाता है तब रंग लगाया जाता है। बाद में अवरोधक पदार्थ को वस्त्र पर से हटा दिया जाता है, जिससे नमूने अपनी अनुरूप पृष्ठभूमि पर खिल उठते हैं। उसके पश्चात आता है स्क्रीन प्रिंटिंग। स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए एक विशेष प्रकार की फ्रेम की आवश्यकता होती है। वस्त्र पर फ्रेम को रखकर ही छपाई का कार्य शुरू किया जाता है। फ्रेम का आकार अधिक बड़ा नहीं होता, अतः एक बार में थोड़ा भाग ही छपता है। एक स्थान की छपाई हो जाने के पश्चात वापस फ्रेम को उठा करके दूसरे स्थान पर रखा जाता है और फिर वापस रंग लगा करके छपाई की जाती है। अतः फ्रेम को एक स्थान से हटाकर पुनः दूसरे स्थान पर रखने तथा रंग लगाने का काम हाथों के द्वारा ही संभव है। अतः स्क्रीन प्रिंटिंग से छपाई का काम धीरे धीरे होता है। यही कारण है कि इस विधि से छपे हुए जो वस्त्र होते हैं उनका मूल्य बहुत अधिक होता है, क्योंकि टाइम बहुत अधिक लग रहा है। इस विधि से छपाई का प्रयोग ऐसे वस्त्रों के लिए किया जाता है जिनका रोलर के नीचे पड़ने पर फैल जाने का डर रहता है, जैसे बुनी हुई जर्सी, शॉल आदि। एक और है इसमें ताने की छपाई। वस्त्र पर तो छपाई होती है, ताने के लिए तने हुए धागों के ऊपर भी छपाई की जाती है कि अंकित जो नमूने हैं उनके अनुसार उनके ऊपर तानों के धागों पर अंकित कर लिया जाता है और वस्त्र की छपाई वस्त्र बनाने के पहले ही कर दी जाती है। ताने के धागों पर छापने के बाद बुनाई की जाती है। बुनाई करते समय भराई का काम प्राय श्वेत रंग के द्वारा ही किया जा सकता है, जिससे कि रंग संयोजन को ध्यान में रख करके हल्के रंग के धागों से किया जाता है। बानी का धागा एक रंग का ही रहता है तथा बिना रंग का ज़रूरी नहीं है कि कलर भी हो उसमें। इस विधि से की गई छपाई के द्वारा वस्त्र के तैयार हो जाने पर जो नमूने उभरते हैं वह बहुत ही सुंदर, कोमल और बस आकर्षक होते हैं। तो यह सब था कि रंगाई और छपाई किस प्रकार की जाती है। ये देखिए, एक एक पेज आपको कर रही हूँ। इन पेजेस को आप स्क्रीनशॉट लेकर के बढ़ा करके और इनके नोट्स बना सकते हैं। ये है छपाई, इसमें ब्लॉक प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग और डुप्ले प्रिंटिंग, ब्लॉच प्रिंटिंग, निस्सरण छपाई और अवरोधक प्रिंटिंग और स्क्रीन प्रिंटिंग। धन्यवाद।